नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पहले पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे या फिर कह सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि पेपर में 1 नंबर के लिए आते हैं। तो आज के पहले तक हम सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते आए हैं, लेकिन आज से हम वन लाइनर क्वेश्चन, इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं? बालक में कल्पना शक्ति का विकास हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो कल्पना शक्ति का विकास 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला उनकी भाषा का विकास करके और दूसरा कहानियाँ सुनाकर। इन दोनों तरीकों से हम कल्पना को विकसित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने कितने नियम बताए हैं बाल विकास से संबंधित? थॉर्नडाइक के बाल विकास से संबंधित नियम। तो थॉर्नडाइक के मुख्यतः 3 नियम हैं जो कि बालकों के विकास से संबंधित हैं। पहला अभ्यास का नियम है, दूसरा तत्परता का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 नियम हैं जो थॉर्नडाइक ने बताए हैं। अधिगम की 2 प्रभावशाली विधियां कौन सी हैं? अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखने की 2 विधियां जो काफ़ी सहज हों। तो सीखने की 2 विधियों में पहली विधि है करके सीखना। अगर हम किसी कार्य को खुद से करके सीखने की कोशिश करते हैं तो वह काफ़ी आसानी से हम सीख सकते हैं। दूसरा अनुकरण करके सीखना। यदि हम कर नहीं पा रहे हैं तो किसी को देखकर फिर उसे करने की कोशिश करें। तो इन दोनों विधियों से हम आसानी से सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रुचि एवं ध्यान में संबंध बताइए। रुचि और ध्यान दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अर्थात अगर हमारा किसी कार्य में रुचि है तभी हम उसमें ध्यान लगाएंगे, और अगर हमारी रुचि नहीं है तो हम उसमें ध्यान नहीं लगाएंगे। तो एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता है और दूसरे के अभाव में पहला। क्योंकि अगर किसी कार्य को हम ध्यानपूर्वक करना चाहते हैं तो ये तभी संभव है जब उस कार्य में हमारी रुचि हो। तो रुचि और ध्यान एक दूसरे के पूरक है, ऐसा हम कह सकते हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? किसी बालक के व्यक्तित्व को मापने की 3 विधियां हैं। पहली है वस्तुनिष्ठ विधि, दूसरी है आत्मनिष्ठ विधि और तीसरी है प्रक्षेपण विधि। इनके बारे में डिटेल में चर्चा हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चंस है, ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाएंगे। आगे हम जब लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे तब इन्हें डिटेल में देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्मृति क्या है? स्मृति का तात्पर्य होता है मेमोरी, स्मरण शक्ति। तो स्मृति का अर्थ होता है याद रखना। जब भी हम कोई चीज़ एक बार पढ़ लेते हैं तो वो हमें याद हो जाती है, तो वही हमारी स्मृति है। स्मृति का मतलब हो सकता है सीखे हुए ज्ञान को धारण करना। जो भी हम एक बार सीख लें अगर वो हमें आगे तक याद है तो इसे हम स्मृति कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ की स्मृति की परिभाषा बताएं। वर्ड्सवर्थ की स्मृति की परिभाषा क्या थी? तो वर्ड्सवर्थ के अनुसार जो बातें सीखी जा चुकी हैं उसको याद रखना ही स्मृति है। वर्ड्सवर्थ ने बताया कि जो बातें हम सीख चुके हैं एक बार, जब अगर वो हमें आगे याद रहती है तो इसी को हम स्मृति कहते हैं। वृद्धि एवं विकास से संबंधित किन्हीं 2 कारकों का वर्णन कीजिए। बालक के वृद्धि और विकास से संबंधित 2 कारक। तो पहला कारक हो जाता है भोजन। भोजन भी बालक के विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ लैंगिक अंतर भी प्रभावित करते हैं। लैंगिक अंतर का मतलब होता है लिंग के आधार पर भेदभाव। तो कई बार लिंग के आधार पर एक वर्ग को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, दूसरे वर्ग को कम। तो इस प्रकार से विकास में बाधाएं आती हैं। अगला प्रश्न है, चिंतन क्या है? चिंतन अर्थात थिंकिंग। चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है।
इसका आधार प्रत्यक्षीकरण और स्मृति होता है। यह प्रक्रिया किसी समस्या के उपस्थित हो जाने के कारण प्रारंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। जैसे मान लेते हैं कि हमने कुछ देखा, जैसे मान लेते हैं हमने एक पेज को उड़ते हुए देखा और हमें पता नहीं है कि वह क्यों उड़ रहा है, तो हम उसके बारे में सोचना प्रारंभ करेंगे कि पेज क्यों उड़ रहा है, और हम सोचते रहेंगे तब तक जब तक हमें ये पता न चल जाए कि पेज क्यों उड़ रहा है। तो जैसे ही हमें कोई समस्या प्राप्त होती है हम उसके बारे में सोचने लगते हैं और तब तक सोचते रहते हैं जब तक वो हल ना हो जाए। तो आमतौर पर चिंतन को सीखना भी कहते हैं, क्योंकि जब हम सोचते हैं तो हम उससे कुछ सीखते भी हैं। चिंतन किसी व्यक्तित्व का प्रतीकात्मक व्यवहार है। चिंतन के विकास हेतु बच्चों में करके सीखने की क्रिया को जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। बच्चे यदि खुद से करके सीखें तब वो चिंतन करेंगे, नहीं तो अगर हम उन्हें सब कुछ डायरेक्टली बता देंगे तब वो ना तो चिंतन करेंगे और ना ही उन्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वन लाइनर था, लेकिन थोड़ा डिटेल में कर दिया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है, गिलफर्ड के अनुसार चिंतन की क्या परिभाषा है? ये परिभाषाएं पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, गिलफर्ड की, थॉर्नडाइक की, तो ये सब परिभाषा याद होनी चाहिए सबको। गिलफर्ड के अनुसार चिंतन एक प्रतीकात्मक व्यवहार है, यह सभी प्रतिस्थापन से संबंधित है। तो गिलफर्ड ने सिर्फ इतना ही कहा, चिंतन एक प्रतीकात्मक व्यवहार है, यह सभी प्रतिस्थापन से संबंधित है। अर्थात कोई व्यक्ति जिस प्रकार का चिंतन करता है उसका व्यवहार भी उसी प्रकार का होगा। अगला प्रश्न है, कल्पना क्या है? कल्पना अर्थात इमेजिनेशन। इमेजिनेशन की परिभाषा मैकडोगल के अनुसार है, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है। तो कल्पना ऐसी घटनाओं का चिंतन होता है जो कि घटी नहीं होती हैं, हम अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें विकसित करते हैं। तो कुछ अभूतपूर्व घटनाओं के बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो ऐसे चिंतन को हम कल्पना कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, तर्क क्या है? तर्क भी एक प्रकार का उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले अनुभवों को नए ढंग से संगठित किया जाता है। तर्क एक प्रकार का चिंतन होता है जिसमें हम अभी तक जो कुछ भी सीख चुके हैं उसके आधार पर कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। बालक जैसे जैसे बढ़ता है उसमें चिंतन एवं तर्क करने की क्षमता आ जाती है। तर्क के द्वारा बालक अपनी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। तो जब भी हमें कोई क्वेश्चन किया जाता है हम उसका जवाब देते हैं तो हम उसके पीछे अपना लॉजिक भी देते हैं और उस लॉजिक को ही हम यहाँ पर तर्क कहते हैं। अगला प्रश्न है, वुडवर्थ के अनुसार तर्क की क्या परिभाषा है? तो वुडवर्थ के अनुसार तर्क की परिभाषा है, मन में उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क है। अर्थात जब हम किसी निश्चित उद्देश्य के लिए चिंतन करते हैं तो ऐसे चिंतन को तर्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। वातावरण एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति के प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है सिवाय उसके जीन्स के। तो यह परिभाषा वातावरण के संबंध में किसकी है बताना है। तो ये परिभाषा है एनास्टासी की। तो ये परिभाषा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद करें। अगला प्रश्न है, बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। वंशानुक्रम का तात्पर्य होता है आनुवांशिकी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण। तो वंशानुक्रम का दो प्रभाव हम देखते हैं। पहला, वंशानुक्रम की सहायता से माता पिता की विशेषताएं बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। जैसे अगर माता पिता लंबे हैं तो हो सकता है बच्चे भी लंबे हो जाएं। दूसरा, बालक की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उनका वंशानुक्रम है। तो जैसे हमारे
पूर्वजों में गुण होते हैं, आगे की पीढ़ियों में भी वो गुण कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। तो इसका मूल कारण है वंशानुक्रम, आनुवांशिकी। इसी के कारण ही वो लक्षण आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। बाल विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला प्रभाव जो उनकी बुद्धि पर पड़ता है, अगर उन्हें अच्छे पाठशाला में रखा जाए, अच्छे वातावरण में रखा जाए, तो उनकी बुद्धि लब्धि भी अच्छी होगी और उनका अच्छे वातावरण में रखने से वो खुद भी अच्छे व्यक्ति बनते हैं। तो वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है बालक के विकास पर। जैसा वातावरण वैसा व्यक्तित्व, वैसा ही उसका चरित्र होगा। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? किशोरावस्था की विशेषताएं बताना है तो किशोरावस्था में काफ़ी गुण विकसित होते हैं, जैसे आत्मसम्मान की भावना, काम भावना की परिपक्वता, धार्मिक भावों का उदय, अपराध वृत्ति। ये सभी प्रवृत्तियां किशोरावस्था में ही उत्पन्न होती हैं। पेस्टालॉजी के अनुसार परिवार की परिभाषा क्या है? पेस्टालॉजी ने परिवार की परिभाषा दी है, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक की प्रथम पाठशाला है। घर शिक्षा का सबसे उत्तम स्थान है और बालक की पहली पाठशाला भी इन्होंने घर को ही बताया है। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों के नाम बताइए। तो व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है वंशानुक्रम, आनुवांशिकी। लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने से भी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। वातावरण का प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पर। सांवेगिक तनाव का प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार के भाव बालक में होते हैं वह उसी प्रकार के गुणों को अपनाता है। सामाजिकरण, समाज, जिस समाज में रहते हैं वह भी व्यक्तित्व के विकास में अमूल्य योगदान देते हैं। साथ ही साथ शारीरिक तत्व भी व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। तो ये 5 तत्व हैं जो व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। रुचि की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रुचि, इंटरेस्ट की 2 विशेषताएं बताना है। तो पहला विशेषता है कि रुचि ज्ञान पर आधारित होता है और दूसरा, रुचि और ध्यान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की परिभाषा दीजिए। अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। अभिप्रेरणा अंग्रेजी के शब्द मोटिवेशन का हिंदी ट्रांसलेट है। अभिप्रेरणा अधिगम का सहायक अंग है। मोटिवेशन से सीखने में काफ़ी सहायता मिलती है। जब हम किसी बालक को मोटिवेट करते हैं उसके किसी कार्य को लेकर, तो वह उसे और अच्छे से करने की कोशिश करता है। अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता व्यक्त होती है। मोटिवेशन से क्रियाशीलता को हम विकसित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जॉनसन के अनुसार अभिप्रेरणा की क्या परिभाषा है? जॉनसन के अनुसार अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव के व्यक्तित्व को उचित मार्ग पर ले जाती है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता है? बाल मनोविज्ञान को सीखने की आवश्यकता क्यों है? तो इसके लिए आंसर है, आधुनिक समय में प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित है। इसमें बालक को मुख्य केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है, इसलिए बालक के मनोविज्ञान को जानना आवश्यक समझा जाता है, जिससे बाल केंद्रित हित शिक्षा की व्यवस्था सफलतापूर्वक की जा सके। अगला प्रश्न है, किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक कारक से उसके अभिभावक तथा अध्यापक से साक्षात्कार है? तो किस विधि के द्वारा हम साक्षात्कार कर सकते हैं? तो यह किया जाता है साक्षात्कार विधि के द्वारा। तो ये था पहला पेपर, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस। आगे की क्लास में हम दूसरे पेपर के 1 लाइनर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द हम लघु उत्तरीय और अति विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को भी हल करवाएं।